गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गरम दल के जो राष्ट्रवादियों के उद्देश्य, कार्यक्रम एवं संघर्ष के तरीके, तो कांग्रेस जो दो भागों में बांट चुकी थी, ठीक है, एक गरम दल और एक नरम दल, ठीक है। उसमें से गरम दल के जो राष्ट्रवादी हमारे देश के नेता थे, ठीक है, उसका क्या उद्देश्य था, उसका क्या कार्यक्रम और किस प्रकार से वो आज़ादी के लिए वो संघर्ष करते थे, उसका तरीका, ठीक है। यानी गरम दल के राष्ट्रवादियों का उद्देश्य, कार्यक्रम और संघर्ष के तरीके के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो उस समय कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था, ठीक है, उस समय गरम दलीय राष्ट्रीय नेता जो थे, राष्ट्रवादी नेता थे, वो उसमें से प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ठीक है। ये तीनों प्रमुख गरम दल के नेताओं में से गिने जाते हैं। और भी ऐसे बहुत थे, लेकिन इनमें से उस दौर में सबसे प्रमुख गरम दलीय राष्ट्रवादी नेता थे, ठीक है। कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एवं लाला लाजपत राय। इसी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के त्रिमूर्ति कहा जाता है। देखो यहाँ पर ये तीनों का, एक है लाल, बाल, पाल, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तीनों के नाम से ये लाल, बाल, पाल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये भारतीय राष्ट्रवादियों के प्रबल राष्ट्रवादी नेताओं में से प्रमुख थे, ठीक है। और ये स्वतंत्रता के लिए अपना तरीका, जो संघर्ष के तरीका छीन के लेने के लिए ये लोग अग्रेसिव रहते थे। ये जो याचना या जो रिक्वेस्ट, विनम्रतापूर्वक जो अंग्रेज़ों से अपना अधिकार मांगना, ये लोग का खिलाफ था, ठीक है। ये हमेशा चाहते थे कि हम लेंगे अपना अधिकार तो लड़ के ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये लोग अपना अधिकार मांगते थे, ठीक है। तो प्रमुख कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। उदारवादियों या याचिकाकर्ता, ठीक है, उदारवादी जो अपने हक का लड़ाई मांग के लेने पर वो विश्वास रखते थे, ठीक है। केवल प्रशासनिक, वैधानिक एवं आर्थिक सुधारों की मांग करते थे। कौन? उदारवादी, या जिसको हम लोग याचिकाकर्ता, जो हमारे देश के प्रमुख नेता थे, ठीक है। जैसे नेहरू थे, पंडित दादा भाई नौरोजी लोग थे, महात्मा गांधी थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, ये लोग प्रमुख जो नरम दलीय नेताओं में से और बहुत से प्रमुख थे, ठीक है। परंतु दूसरी ओर गरम दलीय राष्ट्रवादियों का लक्ष्य था एक स्वतंत्र भारत। ये लोग का एक लक्ष्य था कि भारत ही स्वतंत्र हो जाना। तो तिलक ने घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये इसका नारा है, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ठीक है। ये पूछता है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। इन दोनों दलों के संघर्ष के तरीका में एक मौलिक अंतर था, ठीक है। तो दोनों दल, गरम दल और नरम दल में कांग्रेस बंट गई थी, ठीक है। इसमें से तो मौलिक अंतर था। क्या था? उदारवादियों ने अपना कार्य याचिका, याचना, अपील या प्रस्ताव के माध्यम से किया, ठीक है। तो जितने भी उदारवादी नेता थे वो लोग अपना कार्य, याचिका, रिक्वेस्ट करना, अपील करना या प्रस्ताव के माध्यम से अपना काम किया। जबकि दूसरी ओर गरम दलीय राष्ट्रवादी स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को लोकप्रिय बनाने में विश्वास रखते थे। गरम दलियों का उद्देश्य था क्या? स्वदेशी, अपने देश के वस्तुओं का उपयोग करना, बहिष्कार तथा उसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा राष्ट्रीय शिक्षा को लोकप्रिय बनाने में क्या करते थे? विश्वास रखते थे। अब कांग्रेस में इस प्रकार से फूट हो गया, ठीक है, आपसी फूट, आपसी मतभेद, ठीक है। वर्ष 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जो एक प्रकार के उदारवादियों एवं गरम दलीय राष्ट्रवादियों के बीच एक समझौता हुआ। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, एक प्रकार से उदारवादियों एवं गरम दलीय राष्ट्रवादियों के बीच एक समझौता हुआ। हम लोगों का जो दोनों गुट बटा हुआ था, गरम दल और नरम दल, उन दोनों के बीच 1906 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। किसी कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा पहली बार
स्वराज को भारत का लक्ष्य घोषित किया गया। ठीक है, किसी भी कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा पहली बार स्वराज मतलब अपना राज्य, अपना देश भारत का लक्ष्य, ठीक है, स्वराज को भारत का लक्ष्य घोषित किया गया। अपना राज्य हमें मिलना ही चाहिए, अपना अधिकार। परंतु उदारवादियों का यह मत था कि स्वराज की प्राप्ति संवैधानिक तरीकों से के माध्यम से होनी चाहिए, और इसमें उदारवादी सहमत तो हो गए, परंतु उन लोगों का मत था कि स्वराज की प्राप्ति संवैधानिक तौर तरीके से ही होनी चाहिए। दूसरी ओर ग्रामदलीय राष्ट्रवादियों का विश्वास था कि जब तक सरकार के ऊपर सख्त दबाव नहीं डाला जाएगा तब तक उन्हें लक्ष्य प्राप्ति कभी नहीं हो पाएगी। दोनों जो दल थे उन दोनों की सोच में भिन्नताएं थी। ठीक है, लोग संवैधानिक तरीके से अपना अधिकार पाना चाहते थे, जबकि ग्रामदलियों दबंगाई के साथ यानी अपने हक के साथ, अपने दबाव के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना चाहते थे। इसी कारण अगले वर्ष 1907 में हुए अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई, जिसे हम लोग सूरत की फूट के नाम से जानी जाती है। यानी 1907 ईस्वी में 1906 में कलकत्ता में जो उन लोग की अधिवेशन हुआ, बैठक हुआ, उसमें दोनों स्वराज प्राप्ति का जो उन लोगों का निर्णय लिया गया, उन लोग संवैधानिक तरीका से उदारवादियों सब लेना चाहते थे, जबकि ये लोग दबाव के साथ लड़ के हम लोग अपने हक छीन के लेंगे, ये दोनों का रणनीति तय हो गया, जिसके कारण 1907 में एक अधिवेशन कांग्रेस का सूरत में हुआ जो गुजरात में है, उसमें फूट हो गई यानी मतभेद। ठीक है, जिसे हम लोग सूरत के फूट के नाम से जाने जाते हैं। ग्रामदलीय राष्ट्रवादियों ने सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता के लिए लाला लाजपत राय नाम प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो ग्रामदलीय जो भी राष्ट्रवादी नेता थे वो लोग लाला लाजपत राय का नाम अध्यक्षता के लिए रखा। उदारवादियों ने रास बिहारी घोष का नाम प्रस्ताव रखा। उदारवादियों ने रास बिहारी घोष और ग्रामदलियों ने लाला लाजपत राय का अध्यक्षता के लिए प्रस्ताव रखा। जिस समय दिसंबर 1907 में सूरत में अधिवेशन प्रारंभ हुआ, उस समय घोर अनिश्चितता थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ गई और अगले 9 वर्ष तक ग्रामदलीय राष्ट्रवादी कांग्रेस से बाहर रहे। ठीक है, क्या अगले 9 वर्ष तक ग्रामदलीय राष्ट्रवादी कांग्रेस से बाहर रहे, और ये सब क्या कांग्रेस से बाहर हो गए अपने आप। कांग्रेस की इस फूट का लाभ उठाकर सरकार ने दमन की नीति अपनाई, और कांग्रेस की इस तरह की जो फूट देखा यानी आपसी मतभेद देखा, अपने ही 2 गुटों में बांट गए, इसको देखते हुए सरकार ने यानी अंग्रेज सरकार ने क्या किया, 1908 में तिलक पर मुकदमा चलाकर उन्हें 6 वर्ष का कारावास दिया गया। ठीक है, उसका बेनिफिट यानी जैसे देखा कि उन लोग दोनों कांग्रेस के गुटों में आपसी फूट हो गई, तब 1908 में बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चलाकर उसे 6 वर्ष के लिए कारावास में डाल दिया गया। लाला लाजपत राय एवं सरदार अजीत सिंह आदि अन्य नेताओं को मुकदमा चलाए बिना ही बर्मा निर्वासित कर दिया गया। बर्मा में एक जेल है, ठीक है, वहाँ पर किसको, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को बिना मुकदमा चलाए ही रंगून जेल में डाल दिया गया। इस तरह से करके अंग्रेजों ने हमारी कांग्रेस पार्टी पर क्या दबाव डालने का प्रयास किया, दमनकारी नीति अपनाना शुरू कर दिया। बंगाल का विभाजन, देख 1899 से 1905 के बीच लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल था। ये हम लोग जानते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल 1899 से 1905 तक था। भारत का गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड कर्जन। कांग्रेस में ग्रामदलीय राष्ट्रवादियों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए उसने एक कदम उठाए, और उसका अंतिम दुष्टतापूर्ण कार्य था बंगाल का विभाजन, और 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया। बंगाल विभाजन के कारण देखो किस कारण से बंगाल विभाजन हुआ था। अंग्रेजी सरकारी का यह मानना था कि बंगाल प्रांत का आकार बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अंग्रेज सरकार का मानना था कि बंगाल का आकार बहुत बड़ा था, जिस पर एक प्रांतीय सरकार के द्वारा ठीक प्रकार के प्रशासन कर पाना संभव नहीं था। इसलिए विभाजन के पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि इस दोनों प्रांतों के प्रशासन के सुधार होगा, दोनों प्रांतों में प्रशासन में सुधार होगा, और नया प्रांत पूर्वी बंगाल जिसका क्षेत्रफल 1,06,000 वर्ग मील
था एवं जिसकी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 10 लाख थी। इसकी राजधानी ढाका थी। तो उस समय बांग्लादेश भी सटा हुआ था पश्चिम बंगाल में, और इसी के अंतर्गत था। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में प्रभावी हुआ, और इस प्रकार बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो गया। बंगाल विभाजन के पीछे कर्जन के निम्नलिखित कपटपूर्ण इरादे थे। तो लॉर्ड कर्जन का क्या कपटपूर्ण इरादे थे? पॉइंट नंबर 1, बंगाली राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई ताकत को तोड़ना। ठीक है, पहला उसका टारगेट था बंगाली राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई ताकत को तोड़ना। जितने भी बंगाली का एकजुटता को देखते हुए उसने उसको तोड़ने का प्रयास किया। दूसरी ओर बंगाल के लोगों को बांटना तथा हिंदू एवं मुसलमानों के बीच दरार उत्पन्न करना। उसका दूसरा टारगेट था हिंदू मुस्लिम में विभेद उत्पन्न कर देना है, मतभेद उत्पन्न कर देना है, तथा बंगाल को लोगों को ही बांट देना है। नए प्रांत पूर्वी बंगाल जो वर्तमान में बांग्लादेश है, तो जो नए प्रांत बना वो पूर्वी बंगाल, जो आज वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से एक देश घोषित किया गया है, में मुसलमानों का बहुमत था। तो ये पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत था। तो आज भी हम जानते हैं कि हमारा एक मुस्लिम देश, जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, बाद में वो 1971 में बांग्लादेश बना। और उस समय, जिस समय 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उस समय ये पूर्वी बंगाल के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, और पश्चिमी बंगाल में से वही अभी जो वर्तमान में हमारे देश में एक राज्य के तौर पर है पश्चिम बंगाल, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पश्चिम बंगाल, और पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश है। ठीक है, वर्तमान में भारत में है हिंदू अधिक संख्या में थे। तो पश्चिम बंगाल में हिंदू अधिक संख्या में थे तथा पूर्वी बंगाल में मुसलमान अधिक थे, और इसके आधार पर वो लोग हिंदू मुस्लिम में विवाद उत्पन्न कर देना, मतभेद उत्पन्न कर देना तथा बंगाल के जनताओं को बांट देना, यही पहला था। दूसरा, बंगाली भाषा को बढ़ती ताकत को रोकना। इस तरह से ये लॉर्ड कर्जन का जो कटुतापूर्ण सोच था, इरादा था बंगाल को विभाजन करने में। ठीक है, पहला कंडीशन क्या था? बंगाली भाषी के जो राष्ट्रवादी ताकत को तोड़ना। दूसरे, हिंदू मुस्लिम में विवाद उत्पन्न करना तथा बंगालियों को अलग करना। उसके बाद देखो स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन से संपूर्ण देश में लोगों का आक्रोश उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार बंगाल का विभाजन हुआ, उसमें पूरे देश के लोगों का आक्रोश, गुस्सा आ गया। अंग्रेजों की इस दुष्टता का भारतीय जनता ने भी उचित उत्तर दिया। लोगों में काफ़ी उत्तेजना थी तथा दोनों ही संप्रदाय के लोगों ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किया। इस प्रकार दोनों ही संप्रदाय, हिंदू और मुस्लिम, जो दोनों संप्रदाय के लोग थे, ठीक है, ये लोग क्या किया? स्वदेशी एवं बहिष्कार का आंदोलन प्रारंभ किया। स्वदेशी मतलब अपने ही वस्तु का हम लोग उपयोग करेंगे तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार दोनों साथ साथ चले। तिलक ने कहा, जब आप स्वदेशी चाहते हैं तो आपकी विदेशी सामान का भी बहिष्कार करना चाहिए। तो किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा, जब आप स्वदेशी वस्तुओं का ही सामान को ही चाहते हैं तो विदेशी का बहिष्कार करना चाहिए। लोगों ने भीड़ भाड़ वाले चौराहों पर अंग्रेजी सामान की बखूबी बहिष्कार किया। ठीक है, यानी खूब होली जलाई। ठीक है, लोगों ने भीड़ भाड़ वाले चौराहे में अंग्रेजी सामान की खूब होली जलाई। स्वदेशी आंदोलन बंगाल में सर्वाधिक उग्र तथा परंतु इसकी गूंज सर्वत्र थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा उग्र स्वदेशी आंदोलन बंगाल में ही चला था। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा स्वदेशी आंदोलन, उसके बारे में देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन ने अंग्रेजी कपड़े एवं अन्य सामानों की बिक्री पर गहरा असर डाला। तो इस आंदोलन के तहत जितने भी विदेशी वस्तुएं थे, उसका जो क्रय विक्रय का भाव था, वो बहुत गहरा असर पड़ा। स्थान स्थान पर स्वदेशी भंडार खोले गए, जिसमें भारत में बनाया हुआ सामान बेचा जाता। तो वैसे स्वदेशी भंडार को जगह हमारे भारत के विभिन्न स्थानों पर क्या स्वदेशी जो भंडार थे, उत्पादन वस्तुओं का था, उसको विभिन्न जगह से भंडार लगाया गया, उसका सामान बेचा जाता। तब विभाजन विरोधी आंदोलन धीरे धीरे एक शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में विकसित हो गया।
तो ये जो विभाजन विरोधी आंदोलन था, बंगाल विभाजन, ठीक है, ये आंदोलन धीरे धीरे उग्र रूप लेने लगा, विकसित होने लगा, बड़ा होने लगा। समाज का प्रत्येक वर्ग अंग्रेजी राज के विरोध में संगठित हो गए। तो जितने भी समाज में हम लोगों का वर्ग था, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैनी, ठीक है, तमिल, तेलुगु तरफ जितने भी अलग अलग धर्म के लोग थे, सब कोई क्या किया, विदेशी शासन यानी अंग्रेजी शासन का विरोध करने लगे और अपने आप में एकजुटता दिखाने लगे। वंदे मातरम नारे पर सरकार के प्रतिबंध लगा दिया, परंतु लोग ने अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए इस नियम का उल्लंघन, वंदे मातरम नारे पर सरकार ने प्रतिबंध, तो हमारे जितने भी भारतवासी लोग थे वो वंदे मातरम का जो नारा लगाते थे वो सरकार ने उस पर रोक लगा दिया, परंतु इस प्रतिबंध को तोड़ते हुए यह नारा देने लगे जितने भी भारतीय लोग थे, ठीक है। मुसलमानों का प्रतिनिधि मंडल 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में सांप्रदायिकता भी सिर उठा रही थी। अंग्रेजी सरकार ने फूट डालो और शासन करो, अंग्रेजी सरकार का मुख्य उद्देश्य था फूट डालो यानी आपसी मतभेद करो और उस पर शासन करो की नीति का आश्रय लिया एवं हिंदू तथा मुसलमानों के बीच पृथकता का बीज बो दिया। मुसलमानों का प्रतिनिधि मंडल, तो सिंपल सी बात है, जो 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सांप्रदायिकता के जो भी सिर उठा रहे थे उस समय अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डालो और शासन करो की नीति का आश्रय लिया। यानी यहाँ के जितने भी हिंदू मुसलमान थे उन लोगों पे आपसी मतभेद करना यानी फूट डालना, और उस जब अपने आप में उन लोग अब मतभेद में रहेंगे तो इस स्थिति में वहाँ पर शासन करने की जो नीति अपनाई ये उन लोगों का प्रमुख उद्देश्य बन गया और हिंदू मुस्लिम को अलग करने का बीज बो दिया, ठीक है। 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व मुसलमान के एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। तो 1899 से 1905 तक जो लॉर्ड कर्जन भारत का क्या था, गवर्नर जनरल था। उसके बाद 1906 में भारत का जो ये वायसराय कौन था यानी गवर्नर, वो लॉर्ड मिंटो था। उसके पास आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल लॉर्ड मिंटो के पास एक प्रतिनिधि मंडल किया, ठीक है, और उससे मिला। इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का नागरिक, सैनिक एवं न्यायिक सेवाओं के विशेष प्रतिनिधि की मांग की। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ था कि वो मुसलमान प्रत्याशियों को मुसलमान मत देंगे एवं हिंदू प्रत्याशियों को हिंदू मत करेंगे। तो ये जो आगा खां 1 अक्टूबर 1906 को जो आगा खां का नेतृत्व मुसलमानों का प्रतिनिधिमंडल मिंटो के पास गया, उसमें उसका उद्देश्य था कि हम लोगों को अलग प्रतिनिधिमंडल, अलग निर्वाचन आयोग के लिए उसे अलग न्यायिक सेवाओं के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की मांग की। उसका अर्थ ये था कि मुसलमान जितने भी लोग थे वो सिर्फ मुसलमान को ही वोट देंगे और हिंदू लोग सिर्फ हिंदू को ही वोट देंगे। ये प्रस्ताव लेके किसके पास पहुँचे आगा खां? लॉर्ड मिंटो के पास। मिंटो ने यह आश्वासन भी दिया कि मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों एवं हितों की समुचित सुरक्षा की जाएगी। उसमें एक आश्वासन दिया लॉर्ड मिंटो ने आश्वासन दिया कि मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों के हितों को समुचित सुरक्षा को ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार मुस्लिम लीग का जन्म हुआ, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुसलमान नेता प्रसन्न थे इस प्रकार का। जब मिंटो के द्वारा आश्वासन मिला तब जितने भी मुस्लिम नेता थे वो बहुत ही खुश थे। इस स्थिति का लाभ उठाकर ढाका नवाब सलीमुल्लाह खान ने एक ऐसी संस्था की स्थापना का प्रस्ताव रखा जो केवल मुसलमानों के हित पर ध्यान रखेगी। तो जब ये प्रस्ताव लॉर्ड मिंटो के द्वारा मिल गया तब जो अभी ढाका बांग्लादेश में है, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने एक ऐसी संस्था का गठन किया जो केवल मुसलमानों के हित के लिए ध्यान रखेगी। तदनुसार 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की औपचारिक रूप से गठन किया गया। और इस प्रकार 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, गठन किया गया, ठीक है। अंग्रेजों ने
मुस्लिम लीग के गठन का स्वागत किया। इस प्रकार अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग का गठन का स्वागत कर वो मुसलमान जन समुदाय के राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक रखने का प्रयास कर रहे थे। तो उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का अपना बेनिफिट था, इसीलिए उसने मुस्लिम के जितने भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे उसको अंग्रेज सरकार ने स्वागत किया। उसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय आंदोलन में ये भाग न ले और उसको वहाँ से अलग करना। मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। वाइसराय लॉर्ड मिंटो एवं भारत के सचिव जॉन मार्ले ने यह महसूस किया कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप जो कष्ट हुए उन्हें केवल दमन के माध्यम से दूर नहीं किया जा सकता। तो मार्ले मिंटो जो सुधार हुआ था 1909 में, ठीक है। मिंटो तो हम जानते हैं लॉर्ड मिंटो, और भारत के सचिव कौन थे? जॉन मार्ले। ये दोनों ने महसूस किया बंगाल विभाजन में जो कष्ट हुआ, जो परिणाम हुआ, उसको हम लोग दमन के माध्यम से दूर नहीं कर सकते, इसीलिए उसने एक सुधार नियम का गठन किया। इसलिए उन्होंने सन 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित करके भारतवासियों की संतुष्ट करने का प्रयास किया। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से प्रसिद्ध है। तो बंगाल विभाजन के दौरान जो भी भारतीयों को कष्ट हुआ, जो भी फूट डालने का प्रयास किया, इसको आसानी के साथ वो चाहते थे कि ये बदला की भावना से ये कभी नहीं सुधर सकता है और ये दूर नहीं किया जा सकता है, जिस कारण से लॉर्ड मिंटो और सचिव जॉन मार्ले के द्वारा एक सुधार अधिनियम गठित किया गया, जिसे हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम कहते हैं, और इससे बाद में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाने जाना लगा, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम ने केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा आकार में वृद्धि कर दी। इस अधिनियम ने मुस्लिम संप्रदाय के केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानसभाओं को पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। यह सिद्धांत शरारत से पूर्ण था। इसने भारत की एकता पर गहरा प्रहार किया और इस तरह से भारत में जो यूनिटी था, भारतीयों में जो यूनिटी था, उसका गहरा असर पड़ा। इस निर्णय के बाद देश में कभी सांप्रदायिक शांति अथवा सौहार्द नहीं रह पाया। तो इस प्रकार जो मुस्लिम संप्रदाय का जो 1906 ईस्वी में एक मुस्लिम लीग का गठन किया गया, उसमें सिर्फ मुस्लिम के हितों के लिए कार्य किया जाता था, और उसके बाद से आज तक हमारे देश में कभी जो आपसी शांति और सांप्रदायिकता की भावना कभी हिंदू मुस्लिम में जगी ही नहीं और सौहार्द नहीं रह पाए। कभी हिंदू मुस्लिम एक साथ मिल नहीं पाए। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, उसके बाद देखो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। तिलक इससे पहले ही 1914 में जेल छोड़े जा चुके थे, ठीक है। 1916 ईस्वी में गरम दलीय राष्ट्रवादी पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आकर मिल गए थे। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तिलक इससे पहले ही 1914 में जेल से छोड़े जा चुके थे। 1916 ईस्वी में गरम दलीय राष्ट्रवादी नेता पुनः कांग्रेस में आकर मिल गए थे। विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 1418 तो ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918, यहाँ पर देखो दिया हुआ है 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला था हमरुल आंदोलन का प्रारंभ तथा दूसरा 1916 में हुए कांग्रेस लीग समझौता, जो लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता। दो महत्वपूर्ण घटनाएं थे किसमें? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दो महत्वपूर्ण घटनाएं थे, एक हमरुल आंदोलन और दूसरा कांग्रेस लीग समझौता, जिसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता। पहला क्या था? हमरुल आंदोलन, दूसरा कांग्रेस लीग समझौता, जिसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता। अब देखो हमरुल आंदोलन, श्रीमती एनी बेसेंट भारत के लिए हमरुल की वकालत में बड़े उत्साह के साथ कर रही थी, जिसका अर्थ था स्वशासन अथवा स्वराज, ठीक है। तो हमरुल की वकालत बड़े उत्साह से कर रहे थे, जिसका अर्थ यानी हमरुल का अर्थ होता है स्वशासन अथवा स्वराज। सितंबर 1916 ईस्वी में उन्होंने मद्रास चेन्नई में एक हमरुल लीग का उद्घाटन किया। इससे पहले 1916 में पूना में एक और हमरुल लीग का स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की जा चुकी थी। एनी बेसेंट और तिलक इस बात पर सहमत थे कि पूना की लीग
महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में कार्य करेगी, जबकि एनी बाल गंगाधर द्वारा की जा चुकी थी। एनी बेसेंट और तिलक इस बात पर सहमत थे कि पूना की लीग महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में कार्य करेगी, जबकि एनी बेसेंट की लीग बाकी संपूर्ण देश में। होम रूल आंदोलन ने भारत के जन समुदाय के अत्यधिक उत्साह का संचार किया। हम जानते हैं होम रूल का अर्थ ही होता है स्वशासन या स्वराज। 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया और संपूर्ण देश में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए तथा एनी बेसेंट जनता का आदर्श बन गए। इस प्रकार एनी बेसेंट बहुत ही पॉपुलर बन गए। ठीक है, एनी बेसेंट बहुत ही पॉपुलर बन गई, जनता का आदर्श बन गई। अब हम लोग पहला जो पढ़े हम लोग 1916 में होम रूल आंदोलन, दूसरा लखनऊ समझौता। दिसंबर 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तथा 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1914 में तिलक के जेल से छूटने के बाद एनी बेसेंट ने कांग्रेस की दोनों विचारधारा उदारवादियों एवं गर्मपंथियों को मिलाने का प्रयास किया। तो 1914 में जब बाल गंगाधर तिलक जेल से छूटा तब एनी बेसेंट का उद्देश्य था दोनों दल, गर्म दल और नरम दल, दोनों राष्ट्रवादी नेताओं को मिलाने का प्रयास किया गया। मुस्लिम लीग का नेतृत्व भी इसी समय अधिक उदार था। इसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के साथ सहयोग के पक्ष में थे। तिलक, एनी बेसेंट, डॉक्टर अंसारी एवं अन्य नेताओं ने भी यह इस दिशा के प्रयास किए कि परिणामस्वरूप दिसंबर 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में अपना अधिवेशन किया। परिणामस्वरूप क्या, 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में एक अधिवेशन किया। लीग ने भारत के लिए स्वशासन की मांग को स्वीकार किया गया। दोनों का उद्देश्य था स्वशासन या स्वराज की मांग। कांग्रेस ने विधानसभाओं के मुसलमान सदस्यों को भी अधिक पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाने की स्वीकृति प्रदान की। इस प्रकार कांग्रेस ने जो मुस्लिम सदस्य थे पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाने का स्वीकृति भी दी। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता की एक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, परंतु इस समझौता ने पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को बनाए रखा। तो लखनऊ समझौता भी जो 1916 में हुई थी उसमें भी यह कहा गया प्रमुख रूप से कि ये जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो मतभेद उत्पन्न हो गया तो वो एकता का एक महत्वपूर्ण कदम था, इस तरह से माना जाने लगा। लेकिन समझौते ने पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को बनाए रखा। अब देखते हैं सारांश का कुछ पॉइंट है उसको। राष्ट्रवाद के विकास एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के लिए उत्तरदायी कुछ कारक थे। राजनीतिक, प्रशासनिक एकीकरण, भारत का आर्थिक शोषण, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम द्वारा हुई। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता हेमचंद्र बनर्जी ने की। तो पूछिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। किसके द्वारा की गई? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। इसका प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? हेमचंद्र बनर्जी ने की। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने गर्मदलीय विचारधारा का नेतृत्व किया। लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। उन्हें स्वतंत्र भारत का लक्ष्य को सामने। उदारवादी एवं गर्मदलियों के बीच मतभेद का कारण 1907 में कांग्रेस में जो सूरत अधिवेशन में फूट पड़ गई। बंगाली राष्ट्रवादी की मजबूती पर प्रहार करने तथा हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच दरार उत्पन्न का जो उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया। तो ये पूछता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसमें इसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू मुस्लिमों में दरार उत्पन्न करना, मतभेद उत्पन्न करना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे हम लोग पार्लियामेंट सुधार अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक, विधानसभाओं में मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक प्रतिनिधि मंडल का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर पूछेगा भारतीय परिषद अधिनियम, जिसको पार्लियामेंट सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा पार्लियामेंट सुधार अधिनियम कब हुआ था?
तो 1909 ईस्वी में किसके द्वारा? लॉर्ड मिंटो और जॉन मार्ले, भारत के सचिव मार्ले और वायसराय मिंटो के द्वारा एक परिषद का गठन किया गया था, भारतीय परिषद अधिनियम, और उसी का नाम बाद में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 2 होम रूल लीग की स्थापना, एक मद्रास में और दूसरा जिसका नेतृत्व इन्वेशन ने किया, दूसरा पूना में जिसका नेतृत्व तिलक ने किया। होम रूल लीग का अर्थ होता है स्वशासन या स्वराज। इस प्रकार हम लोगों का ये चैप्टर पूरा हो गया। तो तुम लोग जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं सभी को बना लेना है। बहुविकल्पीय से लेके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, रिक्त स्थान, ट्रू फॉल्स, और जितने भी संक्षिप्त और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सभी को बना लेना है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों का ये चैप्टर